स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम विष्णुदेव साय आज लेंगे समीक्षा बैठक। विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक में योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। योजनाओं के बेहतरी के अधिकारियों को निर्देश देंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज समीक्षा बैठक करेंगे और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक सीएम साय की काफी अहम, जहां योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे जारी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। वहीं इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। तो विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम साय बैठक करेंगे। रायपुर से यह जानकारी। विष्णुदेव साय आज विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और वहीं राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो की सुविधा शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मांग पर केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जल्द ही इसकी मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। सीएम ने एपीडा का दफ्तर खोलने का आग्रह भी किया और इससे कृषि उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि रायपुर में अंतर्राज्यीय एयर कार्गो शुरू होने से राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग किया जा सकता है और इससे छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। और वहीं हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 45 सीटों पर बढ़त मिली है। चुनावी नतीजों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, आधा किलो जलेबी रायपुर भेज दे क्या। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुहाना रैली के मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मातूराम की बड़ी जलेबियों का डिब्बा भेंट किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने मंच से ही इन जलेबियों के स्वाद की सराहना की और इनके निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की विजय संकल्प रैली के मंच से जब इन जलेबियों के किसी बड़े कारखाने में तैयार किए जाने, हजारों लोगों को हजार रोजगार मिलने और देश विदेश में निर्यात करने पर फोकस किया तो उन्हें खूब ट्रोल किया गया। ईवीएम में तत्काल बैन लगा देना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया से ईवीएम को हटा देना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से मैनिपुलेट हो रहा है और लोगों का जो भावना को ठेस पहुंच रहा है, पूरा हरियाणा और पूरे वहाँ के किसान सभी एक तरफा ऐसा लग रहा था कि वहाँ सरकार आ रही है। लेकिन परिणाम से ऐसा लगता है कि ये जो ईवीएम है उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ करने का गुंजाइश है और इसमें किया गया है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए और प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि ईवीएम में रोक लगा दें और चुनावी प्रक्रिया से ईवीएम की अनिवार्यता को हटा दें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बघेल एक दिन के दौरे पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे और इस दौरान पूर्व सीएम का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया और मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हरियाणा चुनाव के नतीजे को लेकर बड़ा बयान दिया। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि यह अप्रत्याशित रिजल्ट निकलकर सामने आया है। ऐसा रिजल्ट कहीं नहीं दिख रहा था। सर्वे भी यह बता रहा था कि वहां बीजेपी नहीं जीत रही है। जब पोस्टल बैलेट खुला तब कांग्रेस आगे चल रही थी। ये अप्रत्याशित है, क्योंकि मैं भी 3 दिन वहां रहा और ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था। और सारे जो सर्वे है वो भी बता रहे थे कि वहां नहीं आ रही है। और जैसे पोस्टल बैलेट खुला कांग्रेस आगे थी और जैसे ईवीएम खुला भाजपा आगे। तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ, पोस्टल बैलेट खुला कांग्रेस आगे थी, मध्य प्रदेश में सब जगह हुई। और यहाँ बैलेट के बाद ईवीएम खुलता है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से हरियाणा का परिणाम सामने आया, हर कोई इससे हैरान है, चौंकाने वाला परिणाम रहा है और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रही है। जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि वो विश्वासरत थी कि हरियाणा में तो उसकी सरकार बनेगी, और ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे अप्रत्याशित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिला है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। और फिर सारा ठीकरा जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ईवीएम से फोड़ा गया। उनको इसके आपको बता दीजिए कि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर ईवीएम पर निशाना साधे थे, और कहीं न कहीं इस बात को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह से राजनीति फिर से ईवीएम को लेकर शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जहां जीतती है वहां ठीक है, जनता का साथ मिला, जहां हार गई वहां ईवीएम पर सवाल क्यों? नहीं, आपको बता दूं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात न करके जो है देश विदेशों में भी कहीं कहीं ईवीएम को लेकर ये काफी कुछ सामने निकल कर बातें आती रहती है, जिस वजह से कई देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। तो विश्वसनीयता, ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जिसे लेकर कई देश जो है बंद कर दिए ईवीएम से चुनाव कराना। तो इसी सब बात को लेकर कांग्रेस लगातार ईवीएम पर निशाना साधती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। काफी पहले से ही कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है ईवीएम के खिलाफ ही बयानबाजी करती नजर आ रही। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा चुनाव को लेकर भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। साथ ही साथ प्रदेश के जो पूर्व खाद्य मंत्री थे अमरजीत भगत, उन्होंने भी ईवीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा का चुनाव प्रत्याशित चुनाव है। हरियाणा में हार गई तो ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जीत मिली उसका क्या? जी तो ये वही बात होती है कि अब ये ईवीएम भी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लगातार ईवीएम को लेकर विपक्ष जो है सरकार को पर निशाना साधते नजर आती है। कोई भी चुनाव, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव थे और मध्य प्रदेश में चुनाव थे, झारखंड में चुनाव थे, तो वहां पर भी ये सवाल उठे थे ईवीएम को लेकर। कई पार्टियां इस पर गंभीरता से सवाल उठाती नजर आती है, लेकिन अब ये ईवीएम एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है इस देश में। जी बिल्कुल, यानी कि अगर हम देखें तो सुबह से जिस तरीके से परिणाम आ रहे थे सामने, वो सब तब तक ठीक था, लेकिन ढोल नगाड़े जो भी बज रहे थे, लेकिन जैसे ही जो है बीजेपी के खाते में वोटिंग आए, ये उनके लिए हैरान कर देने वाला वो जो अभी तक अपच हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है अप्रत्याशित नतीजे हैं। जी बिल्कुल, जी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया ईवीएम को लेकर, उनका साफ तौर पर कहना था कि बैलेट पेपर जब तक खुला तब तक जो है कांग्रेस की सरकार बनने का नतीजा दिख रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी पासा पलट गया, इस तरह का। बिल्कुल मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान भी जुड़ गए हैं। चौहान जी, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली है, हर कोई इसको लेकर हैरान है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे नतीजा उसके ठीक उल्टा आया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हम हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और जी क्या होता है कि जनता जो होती है वो किसी के पक्ष में नहीं, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के पक्ष में होती है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उनको जो उचित लगता है, जिस प्रतिनिधि को किस प्रतिनिधि को देना है, सामने वाला प्रतिनिधि कौन है, सामने वाली पार्टी कौन है, और कौन सी पार्टी ज्यादा काम कर रही है और क्या काम कर रही है, और पहले जो काम देखा हुआ है, जो एंटी इनकम्पेंसी बोले जा रहे थे वो प्रो इनकम्पेंसी थी। हमारे को तो हैरानगी नहीं हुई, हमारी को कहां से हैरानगी हो जाएगी। तो आज कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस तो यही बोलेगी ना, वो तो अपनी इसके ऊपर बोलेगी। जब स्टूडेंट फेल हो जाता है तो बोलता है कि परीक्षा का पेपर कठिन था। अरे तो दूसरों के लिए कठिन नहीं था, आपके लिए कठिन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 में जब सरकार बनी तो क्या ईवीएम नहीं था? उसके पहले ईवीएम नहीं था। और अभी जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनी है, और जब हिमाचल में बनी है, तो उस समय क्या ईवीएम नहीं था? अभी जम्मू कश्मीर में हमारे बीजेपी के नेगेटिव में जो आया है परिणाम आया है, तो क्या वहां पर ईवीएम नहीं था?
ये तो इनको अपना ईवीएम, खुद का ईवीएम बदलने की जरूरत है। ईवीएम मतलब एलिजिबल व्यू मास्टर। बिल्कुल। इनको- अजय चौहान साहब, जिस तरीके से हम अगर देखें बीजेपी को जो जीत मिली है, क्योंकि हरियाणा में जो कयास लगाए जा रहे थे पहले से भी, वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि शायद बीजेपी के हाथ से सत्ता इस बार जाएगी, और कांग्रेस पूरी तरह से कहीं ना कहीं देखे हम कॉन्फिडेंट भी थी, लेकिन उल्टा हुआ। बीजेपी की कौन सी ट्रिक यहां काम कराई? देखिए, जो जमीनी लेवल पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, एकजुट होकर काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में सबसे बड़ा फर्क क्या है जूही जी मालूम है? कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के लिए राजनीति करती है जी, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य ही राजनीति करना है। तो उसको जनता के लिए कुछ नहीं है, और जनता से पार्टियां होती हैं, जनता से चुनाव होते हैं, चुनाव से जनता या पार्टियों से जनता या सरकार से जनता नहीं होती है, कभी नहीं होती है। सब कुछ जनता के हाथ में। जिस देश में 79% लिटरेट पर्सन है और पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, और जैसे जैसे आगे और चुनाव भी होते जाते हैं, वैसे वैसे लोग समझ चुके हैं कि हमारे को कौन से चुनाव में किसको वोट देना है, कितना किस प्रतिनिधि को देना, ये सब जानते हैं। और चुनाव में बहुत सारे चीजें मैटर करती हैं। ईवीएम को बोलते हैं। ये मेरे को जब आप मेरे को ये बता दें कि आप कोर्ट में जाइए जी, और कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है क्या, और कोर्ट में जाइए और कोर्ट में आप देखिए, जब देश जो है वो संविधान बिल्कुल। के चौहान जी, साथ- मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अजय गंगवाली कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। अब अगर हम बात करें तो इन दिनों गोहाना की जलेबी बड़े चर्चा में है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि लगातार बहुत महत्वपूर्ण बात है जुही जी कि 12 से अधिक कंपनियां जब हरियाणा में लगातार जमीनी स्तर पर सर्वे करती हैं, तो लगातार जो आंकड़े वो दे रही थी, 56 सीटें कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को 27, अन्य को 7। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि तंत्र की जीत है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, आज इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, उनका एक बयान आ रहा था एक दिन पहले कि हमारे पास सारे इंतजाम हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, चुनाव के नतीजे पलटने वाले हैं। या भाजपा के प्रवक्ता मित्र बता दें कि आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे थे। तो क्या जो लगातार जो क्षमता का फीडबैक आ रहा था, एक दिन पहले भी मैं प्रतिष्ठित चैनल पे जब डिबेट में था, तो लगातार एंकर, वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो जमीनी स्तर पे लगातार वहां की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे थे, उसको इंगित कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर से बहुमत नहीं जाने वाला है। तो आखिर ये किस प्रकार से हो रहा है? ये जो निर्णय है, जो रिजल्ट है, वो पूरी तरह से अप्रत्याशित है, किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ये स्पष्ट रूप जी से दिख रहा बिल्कुल, है। यानी कि हम लेकिन- देखें कहीं ना कहीं जो भी हो, हार का ठीकरा जिसके ऊपर फोड़े आप, कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे वो ईवीएम के ऊपर फोड़े या बीजेपी की ओर, जो भी हो, नतीजा कहीं ना कहीं जनता कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, जनता है, उसको सब पता होता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से जलेबी जरूर बीजेपी छीन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और वहीं रायपुर में चाकू की घटना आम हो गई है। आए दिन चाकू की वारदात देखने और सुनने को मिलती है। राजधानी के लिली चौक में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार लेन देन को लेकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आपसी रंजिश में चाकू मारकर बुरी तरह एक शख्स को घायल कर दिया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मंगलवार रात 10:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या है ये पूरा मामला? जी जी बिल्कुल। इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी में चाकूबाजी का एक ट्रेंड सा चल चुका है। लगातार आए दिन चाकूबाजी की घटना सामने निकल कर आई है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि पुलिस इसके लिए जो है काफी प्रयासरत नहीं है। पुलिस लगातार जो है इस पर जो है गहन समीक्षा बैठक भी कर रही है। अधिकारी जो है रातों को सड़क पर निकल चुके हैं और ये चाकूबाजी की घटना के लिए तमाम जो है पुलिस द्वारा कोशिशें भी की जा रही है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन कहीं न कहीं
चाकूबाजी की घटना में कोई कमी देखने को राजधानी में नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ राजधानी की बात न करके और जिलों में भी अब ये चाकू की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही है। जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटें हैं उन पर, उनके स्टोरों में पुलिस जा जाके दबिश दे रही है, वहां पर खंगाल रही है कि चाकू के कितने लोगों को, कितने कस्टमर है जिनको आप चाकू सप्लाई कर रहे हो। ये तमाम बातें भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की राजधानी में चाकूबाजी की घटना आए दिन देखने को लगातार मिलती जा रही है, जिससे अब जनता भी ये कहने लगी है कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी चाकूबाज फिर बन चुका है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रशासन के लिए भी ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे। राजधानी में आज मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। दोपहर में थोड़ी देर की बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है। गुढ़ियारी इलाके के कई घरों में पानी भर गया। राजबंदा मैदान स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भी घुटने तक पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये हालात बरसात के दिनों में रोज का हो जाता है। और इसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का दम भरने वाली नगर निगम को जनता की परेशानियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहीं बात अगर करें छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, थोड़ी देर के बारिश में उसके कार्यालय में भी खुद घुटनों तक पानी भर जाता है। बावजूद इसके राजधानी वासियों को राहत मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा में स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूटर चना कर बेच दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस पर परिवाद दायर किया। और इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 1 हफ्ते के भीतर जांच कर कलेक्टर को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि महादेव तालाब के किनारे जमींदार ने महादेव तालाब के किनारे 11 एकड़ जमीन समाज को मंदिर के लिए दान में दी थी। बढ़ते आगे। दुर्ग जिले में हजारों किसानों और दुर्ग भिलाई के लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, जिसके किनारे को पाटकर फार्म हाउस और रिसोर्ट मालिक चंद रुपयों की लालच में शिवनाथ नदी का अस्तित्व खतरे में डाल रहे हैं। जब इस बात की जानकारी लगी, इंडिया वॉइस न्यूज के संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे तो देखकर हैरानी हुई। नदी के दोनों ओर अवैध रूप से बड़े बड़े रिसोर्ट फार्म हाउस के पक्के निर्माण नदी के तल तक किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से बड़े बड़े धन कुबेर अपने पैसों को इस तरह के रिसोर्ट फार्म हाउस में लगाकर इन्हें खूबसूरती दिलाने के लिए नदी में स्विमिंग पूल और नौका विहार के लिए करने लगे हैं, ताकि लोग उनके रिसोर्ट और फार्म हाउस को अधिक दामों में शादी और आयोजनों के लिए बुक कर सके। अभी आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आया है, इसको संबंधित विभाग को भेजकर इसको जांच कराई जाएगी और उसके बाद शासन के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम पतोरा एवं जौहर में चूना पत्थर उत्खनन के लिए शनिवार को आत्मानंद स्कूल पतोरा में ग्रामीणों के बीच भारी विरोध और जन सुनवाई देखने को मिली। इसमें अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, एसडीएम लवकेश ध्रुव, पर्यावरण विभाग के अफसर डॉक्टर अनीता चमवंत और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान ग्राम पतोरा के ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया, तो वहीं ग्राम जौहर के अधिकतर लोगों ने खदान खोले जाने का समर्थन किया। मीसर्स मित्तल इंफ्राकॉन जौहर, मीसर्स रॉक और मिनरल्स पतोरा द्वारा खदान खोलने के लिए आवेदन पेश किया गया था। इस पर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई द्वारा दोनों खदानों की संयुक्त जन सुनवाई का आयोजन किया गया। अभी तो वर्तमान में ऐसे भी दिक्कत आ रही है और देखा जाए कि आने वाले समय में भी दिक्कत आएगी, तो नहीं खुलना चाहिए। पहले तो पानी हो गया, अपना धूल भी बहुत ज्यादा, डस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, पर्यावरण से भी परेशानी है, तो ये सब नहीं खुलना चाहिए। इसके विरोध में है हम लोग। और जब भी हैवी ब्लास्ट होते हैं, घर पूरे हिल जाते हैं, दरक जाते हैं, घर मट्टी का घर हो तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, ये क्या है पूरा मामला? चूना पत्थर उत्खनन का बताया जा रहा है। शनिवार को यहाँ पे खदान थी जो यहाँ पे पाटन ग्राम पत्थर में यहाँ पे चूना पत्थर खदान उसकी
इसमें बेसिस एंड व्हीकल और मेजर ब्लॉक एंड लीगल कटोरा में प्रधानमंत्री जनसमिति आपको बता दें कि आप सालों दशकों से और वहीं पे ग्रामीणों का सबतौर पर टैक्सी की जो पार्टी होती है तो आसपास की सरोकार साथ ही यहाँ पे जो जी बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, बलौदाबाजार जिले के पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गांव-गांव में घूमकर गहने साफ करने तथा पुराने सामान को नए सामान में बदलने के नाम पर अंतर्राज्यीय गिरोह के 14 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 2 किलो चांदी, 22 मोबाइल तथा 3 तोला सोना भी जब्त किया गया। लगभग इसकी कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं इस गिरोह के बदमाश झारखंड, बिहार और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लगातार कई घटनाएं घट रही थी जहाँ पे पहले पुराने बर्तन देकर उसके बाद नए बर्तन, उसके बाद फिर सोना चांदी चमकाने के नाम पे, नया करने के नाम पे बार-बार ग्रामीणों को बेवकूफ बना के उनसे ठगी की जा रही थी। इसके साथ हम लोगों ने उसमें टीम बनाई, कुछ लीड्स मिले, इसमें सर्विलांस की मदद से और साइबर की मदद से थाना लगन की भी एक टीम लगी हुई थी। 3-4 टीमें इसमें काम कर रही थी। उसके बाद इन्हें ट्रेस करते करते हम लोग खरसिया पहुंचे। रात में लगभग यहाँ से 12 बजे टीम्स निकली है और 3:30-4 बजे के आसपास उनकी पूरी तरह से घेराबंदी करने के बाद उनको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद उनको लाए यहाँ पे, साथियों से उनकी पहचान कराई गई है, जिसमें कुल 14 आरोपी उसमें नामजद गिरफ्तार हुए हैं, जिनके विवेचना करके रिमांड। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के कड़े निर्देश के बाद गांव-गांव में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री और तस्करी के साथ बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज सिटी कोतवाली की टीम ग्राम सुढेला में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी अवैध महुआ की शराब बेचने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। रुक करते अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार से खबर सामने आ रही, जहां रेत की चोरी और अंधी दौड़ में एक बार फिर 8 साल के मासूम की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ने 8 साल के मासूम को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और इस घटना से आक्रोशित कसडोल के विधायक संदीप साहू ने चक्का जाम कर दिया और उचित मुआवजा एवं ट्रैक्टर चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर 5 घंटे तक धरना दिया। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।